हाय स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपके परिवार कुमार केडी क्लासेज में। आज जीव विज्ञान का भाग नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे। चल रहा था हमारा जैव प्रक्रम, जिसमें भाग दूसरा है, जिसमें हम पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ा था स्वपोषी विषमपोषी के बारे में। विषमपोषी के भाग पढ़े थे, प्राणी समपोषी, मृतोपजीवी समपोषी और क्या पढ़ा था, परजीवी समपोषी। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज पढ़ेंगे स्वपोषी। अब आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक यानी क्या क्या जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। जैसे हम लोगों को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, कॉपी पेन की। और जैसे अभी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं तो हमको डाटा की भी जरूरत है। क्यों, मोबाइल में बिना डाटा के हमारा जो है जो यूट्यूब चैनल है ये नहीं चलेगा जब तक आपके मोबाइल पे डाटा नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक घटक क्या क्या जरूरी है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पहला नंबर आता है वो आता है आपका प्रकाश ऊर्जा, या कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। क्या कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश, ये समझिए किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की। पहला नंबर जो घटक आता है ये मान लीजिए कि किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की। ठीक, अब इस सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो सौर ऊर्जा। यानी सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलती है, सौर ऊर्जा। अब इस सौर ऊर्जा को इस क्रिया द्वारा यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी क्या होता है कि प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश जो होता है ये सौर ऊर्जा, इस क्रिया में जो पहला घटक आता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जो ये क्रिया होती है ये कहाँ होती है, तो हरित लवक पे होती है। कहाँ होती है, हरित लवक पे। और ये जो क्रिया होती है कहाँ होती है, हरित लवक पे। यानी पहला जो घटक आया वो हमारा क्या आया, सूर्य का प्रकाश। और दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक हमारा जो होता है वो होता है दूसरा घटक जल। ठीक, क्या होता है, जल। जल को बाद में समझते हैं, उसके पहले एक और समझ लेते हैं जो होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक, अब ये पर्णहरित और क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये कह सकते हैं कि ये क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कही जाती है। क्या कही जाती है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है या कही होती है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। ठीक, ये जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई होती है। ठीक, अब ये इकाई क्यों होती है, तो ये क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। यानी क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को सहायक होता है, या कह सकते हैं कि ये प्रकाश ऊर्जा को या सूर्य ऊर्जा को क्या करता है, संश्लेषित करता है। अब ये संश्लेषित का मतलब क्या होता है, यानी
पकड़ना, अब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित करना। ठीक, ये संश्लेषित का मतलब होता है अवशोषित करना। यानी पर्णहरिम क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यानी स्वपोषी को हम स्वपोषी को विस्तार से पढ़ेंगे। अब स्वपोषी कौन होते हैं बताया था, कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं या पोषण किस प्रकार होता है हरे पेड़ पौधों पर या पौधों पर, ये आज पढ़ेंगे। तो पौधों में पोषण के बारे में इस लेक्चर में, इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसा कि हमने अभी बताया कि पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्लियर है, पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। ठीक, और किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब इस प्रकाश संश्लेषण में ऐसा क्या होता है, ठीक, इस प्रकाश संश्लेषण में ऐसा क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है कि इस क्रिया में क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं। तो इस क्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को, प्रकाश यानी सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है वो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, पेड़ पौधे परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे, वो अपना जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं पेड़ पौधे। पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर का ऑप्शन में होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है, ऑप्शन दिए होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, जैसे बताया गया, तो कहाँ होता है, पौधों पर होता है। कहाँ पर होता है, पौधों पर। अब पौधों पर कहाँ होता है, यानी हेडिंग जो आई हमारी कि किस स्थान पर होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। यही तो बात आई कि हेडिंग जो आती है अगली हमारी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों पर होता है। पता है आपको कहाँ होता है, पौधों पर होता है। अब पौधों पर कहाँ होता है, तो पौधों पर पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में होता है। ठीक, अब पत्ती में कहाँ होता है, तो पत्ती के किस भाग पर होता है। बात यह है कि पत्ती के किस भाग पर होता है, तो पत्ती के हरित लवक भाग पे होता है। कहाँ पर होता है, हरित लवक भाग पर। अब इस हरित लवक भाग पर ही क्यों होता है, क्योंकि हरित लवक पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये होता है हरे रंग का वर्णक होता है। क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है ये हरे रंग का वर्णक होता है। और इस क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है पर्णहरिम। क्या होता है, पर्णहरिम। पर्णहरिम, इसका दूसरा नाम होता है पर्णहरिम। किसका, क्लोरोफिल का। ठीक, इसका क्या नाम होता है, दूसरा नाम क्या होता है, क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है पर्णहरिम। ठीक, अब पत्ती की आंतरिक संरचना थोड़ी देख लेते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना इस प्रकार कुछ होती है। ये जो होती है इसे बोलते हैं बाह्य भित्ति। क्या बोलते हैं, बाह्य भित्ति। ये जो होती है इसको बोलते हैं आंतरिक भित्ति। और ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना। और ये जो होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक,
अब जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पेपर में पूछा जाता है किस भाग पे होता है पत्ती के, तो किस भाग पे होता है, ग्रेना भाग पर। कहाँ होता है, ग्रेना भाग पे। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। तो अगला घटक आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है इस क्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके किस में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। किस में बदल देते हैं, या कह सकते हैं दूसरे रूप में ग्लूकोज में। किसमें बदल देते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज बात एक ही है, चाहे ग्लूकोज का हो चाहे ग्लूकोज का हो, बात एक ही है। तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयित करके किसमें परिवर्तित कर देते हैं, ग्लूकोज में। यानी सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6। ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। यानी जो तीसरा घटक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या करते हैं, लेते हैं और उसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। और इसके बाद जो आता है घटक आता है जल। ठीक, H2O। अब पौधे क्या करते हैं, मृदा से अपना जल अवशोषित करते हैं। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि पौधे मृदा के कौन सा जल का उपयोग करते हैं, तो किस जल का उपयोग करते हैं, पूछा गया है केशिका जल का प्रयोग करते हैं। किस जल का प्रयोग करते हैं, केशिका जल। ये नीट में भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन लेवल में भी पूछा जा चुका है, और यहाँ पर इंटर और हाई स्कूल में भी पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं वो मृदा के किस भाग, मतलब कह सकते हैं कि मृदा के जल कौन से भाग से अवशोषित करते हैं, कौन से भाग से जल लेते हैं, तो किस भाग से लेते हैं, केशिका जल। केशिका जल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, कौन से जल का प्रयोग करते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि पौधे मृदा के कौन से जल का प्रयोग करते हैं, तो किस जल का प्रयोग करते हैं, केशिका जल का। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पौधे ज्यादा जल क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, तो जिस प्रकार हम लोग पसीने के रूप में जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी कह सकते अवशोषण नहीं, उनका उत्सर्जन करते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधे भी रंध्रों के द्वारा जल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, अब ये रंध्र किन किन चीजों पर सहायक होते हैं, सबसे पहले तो रंध्र होते कहाँ है, तो जो पत्ती होती है, जो पत्ती होती है। ठीक, अब ये पत्ती के जो ऊपर हल्के हल्के छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि पेड़ पौधे इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं, जल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, और ये रंध्र और किन किन चीजों पर सहायक होते हैं, तो जैसे प्रकाश संश्लेषण में, किस पर, प्रकाश संश्लेषण पर। और किन पर सहायक होते हैं, तो ये देखिए वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तीसरा नंबर वो आता है कि गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान। यानी जिस प्रकार देखिए क्या करते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इन्हीं रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल को छोड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये रंध्र खुलते हैं और बंद भी होते हैं। ठीक, तब ये खुलते और बंद होते हैं तो इनको कंट्रोल कौन करता है, देखता कौन है, तो कौन देखता है, द्वार कोशिका। पेपर में पूछा जाता है रंध्रों के खुलने और बंद होने का उत्तरदायक होता है, पेपर में ऐसे पूछेगा, रंध्रों के खुलने और बंद होने पर उत्तरदायक होता है, कौन होता है, द्वार कोशिका। कौन होती है, द्वार कोशिका। रंध्रों के खुलने और बंद होने में जो उत्तरदायक होते हैं वो कौन होती है, द्वार कोशिका। ठीक, अब ये जो रंध्र खुलते और बंद होते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं, जो खुलती है तो उसको कहते हैं स्फुती, और तथा जो बंद होते हैं उसको कहते हैं प्रस्थन। स्फुती और स्तर बंद होती है, इस क्रिया को कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद जो आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, क्या आती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि।
पहले क्या होती है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है सौर ऊर्जा को क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब जल क्या करता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करके किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ये किसमें अपचयित हो जाती है, यानी यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक, अब ये अपचयन होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, ग्लूकोज में। ठीक, अब देखिए जो इसकी रिएक्शन होती है उसको और अच्छे समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, कितने, 6 अणु, और 12 अणु जल के लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा यानी HMU होता है, और क्या होता है, क्लोरोफिल, और बनता क्या है, तो बनता है C6H12O6, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, यानी ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक, और क्या बनता है, जल भी बनता है। ठीक, ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। इस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो क्रिया विधि होती है तो क्या होती है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और जो जल होता है वो ऑक्सीकरण होकर O2 में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपचयित होकर किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज में। किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज। ठीक, या कार्बोहाइड्रेट, और जो क्रिया होती है ये होती है। तो ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण, कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है। अब बात करेंगे कि अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है। किसमें, अमीबा में पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, कम से कम 4 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए ये नहीं आएगा तो इसके बाद जो मानव पढ़ाया जाएगा उसमें एक क्लियर आएगा, कंफर्म होता है, या तो इससे क्वेश्चन आए या तो फिर मनुष्य से, ये क्लियर होता है। चाहे जिस साल का आप पेपर उठा के देखेंगे कहीं ना कहीं इससे या मानव के पोषण से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है। ठीक, तो अमीबा में किस प्रकार का होता है, प्राणी सम। किस प्रकार का होता है, प्राणी सम। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, पेपर में पूछता है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, एक नंबर का पूछता है। ठीक, तो बच्चे क्या करके आ जाते हैं, पूरा लिखाते हैं डायग्राम, कि पहले अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, बहिक्षेपण होता है, ये पूरा लिखाते हैं। ठीक, 1 नंबर का होता है, ऐसा कुछ नहीं, वो गलत है। क्या होता है, जैसे पूछे पेपर में 1 नंबर का कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो किस प्रकार का होता है, प्राणी सम। ठीक, 4 नंबर का पूछे तब तो आप विस्तार करेंगे, लेकिन 1-2 नंबर का पूछेगा तो सीधा यही कर देंगे, प्राणी संपोषी होते हैं, यानी प्राणी संपोषी। अब ये प्राणी संपोषी में क्या होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राणी सम में होता है, जो जीव होता है वो अपने भोजन का अंतःग्रहण करता है। क्या करता है, अपने शरीर के अंदर ही ग्रहण करता है और शरीर के अंदर ही पचाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। इतना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इतना पता चल गया है कि क्या करते हैं जीव, कि अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और पचाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो पहला नंबर जो आता है वो क्या आता है, अंतःग्रहण। पहला जो नंबर आता है इसमें क्या आता है, अंतःग्रहण, यानी अमीबा क्या करता है, भोजन का अंतःग्रहण करता है। कैसे करता है, तो देखिए अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, ये मान लीजिए ये कोई केंद्रक है। ठीक, और ये क्या है, इनको कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये भी कूटपाद है, कूटपाद। और ये मान लीजिए भोजन है, क्या है, भोजन है। अब क्या करते हैं कि इन कूटपादों के सहायता से इस भोजन को जगड़ते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं, पकड़ते हैं, इस कूटपाद की सहायता से पकड़ते हैं। जब पकड़ते हैं तो क्या बनती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। ठीक, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। जब इस भोजन को अमीबा पकड़ता है, जकड़ता है, तो क्या बन जाती है वहां पर, खाद्य रिक्तिका। और जब खाद्य रिक्तिका बनती है
तो इस स्थिति को कहा जाता है फाइगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? फाइगोसाइटोसिस। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? फाइगोसाइटोसिस। ठीक, अब आगे चलते हैं। यानी यहां से जो हुआ अंतःग्रहण समाप्त हुआ। इसके बाद जो आता है वो आता है यानी खाद्य रिक्तिका बन गई। पहला नंबर समाप्त हुआ। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है पाचन। क्या आता है? पाचन। अब पाचन कैसे होता है? अब ये खाद्य रिक्तिका बन गई। क्या बन गई? खाद्य रिक्तिका। अब ये खाद्य रिक्तिका बन गई तो क्या होता है कि अब इस खाद्य रिक्तिका में क्या होते हैं? इस खाद्य रिक्तिका में एंजाइम प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम प्रवेश करते हैं। जो पाचन होता है, क्या एंजाइम प्रवेश करते हैं। एंजाइम प्रवेश करते हैं। अब एंजाइम प्रवेश क्यों करते हैं? तो इसमें जो अघुलनशील पदार्थ होता है उसमें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? घुलनशील में। एंजाइम का काम क्या होता है? ये घुलनशील, जो अघुलनशील होते हैं उस पदार्थ को किसमें परिवर्तित कर देता है? घुलनशील पदार्थ में। ठीक, अब क्या हो गया? पाचन भी समाप्त हो गया। यानी क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ एंजाइम इसमें इस खाद्य रिक्तिका में भोजन है और यहाँ पर क्या होता है कि एंजाइम प्रवेश करते हैं। तो ये जो भोजन होता है अघुलनशील पदार्थ, उसको क्या करते हैं? घुलनशील में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? पाचन हमारा समाप्त हुआ। ठीक, अब क्या होता है? अवशोषण आता है। अवशोषण। अब इसमें अवशोषण में क्या होता है? क्या हुआ? हमने भोजन का पाचन कर लिया, इतना पढ़ चुके हैं। अब पाचन होता है, अब क्या होता है कि विसरण क्रिया द्वारा, किससे द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है? भोजन को क्या करते हैं कि कहाँ चला जाता है? भोजन कोशिका द्रव्य में चला जाता है। कोशिका द्रव्य में चला जाता है। जो भोजन होता है विसरण क्रिया द्वारा, यानी भोजन का अवशोषण होता है, जो भोजन बचता है उसको विसरण क्रिया द्वारा कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव्य, और पूरे शरीर में फैल जाता है। तो यहाँ से हमारा अवशोषण समाप्त। यानी कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव्य में, और यहाँ कहाँ? कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। ये क्या हो गया? अवशोषण हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बहिक्षेपण। इसके बाद स्वांगीकरण आता है। अब इस स्वांगीकरण में क्या होता है? तो देखिए स्वांगीकरण में क्या होता है कि स्वांगीकरण में क्या होता है? अमीबा क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी बढ़ता है। ठीक, वृद्धि करता है। अब वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद क्या करता है? इस पे कोश, ये जो अमीबा होते हैं इसके अंग विकसित होते हैं। वृद्धि करता है और साथ में अंग भी विकसित होते हैं। अंग विकसित होते हैं और क्या करता है? ये खंडन भी करता है, यानी एक नए जीव का निर्माण भी करता है, यानी खंडन करता है। कह सकते हैं द्विखंडन। अमीबा पे किस प्रकार का खंडन होता है? तो द्विखंडन होता है, यानी एक नई संतति उत्पन्न करती है। ठीक, वृद्धि भी करता है और क्या इसके अंगों का विकास भी होता है और खंडन भी करता है, यानी खंडों में टूटकर एक नए जीव का निर्माण करता है। ये हो गया हमारा स्वांगीकरण। ठीक, इसके बाद जो आता है वो आता है बहिक्षेपण। अब ये बहिक्षेपण क्या होता है? तो बहिक्षेपण यानी बाहर शरीर के, यानी जो भी अपशिष्ट कह सकते हैं जो बचा पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालता है अमीबा। ठीक, तो अपशिष्ट पदार्थ को निकलने के लिए अमीबा पर कोई निश्चित स्थान नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित स्थान नहीं होता। तो क्या करता है कि अमीबा कोई निश्चित स्थान नहीं होता तो क्या करता है कि ये इसकी कोशिका झिल्ली, कह सकते हैं अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होती है? टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। और वहीं से इनका क्या होता है? बहिक्षेपण, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देते हैं और ये हो गया बहिक्षेपण। यानी कोशिका क्या, इसमें एक
कोई निश्चित स्थान नहीं होता। किसके लिए? अवशो कह सकते हैं उत्सर्जन के लिए। तो ये क्या करते हैं कि कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक। और क्या होता है? वहां से बहिक्षेपण होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि और भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे।